क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? और सर, जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था? क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था। तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे? क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज़ पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई। सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है। व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फ़ोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज़ को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज़ में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का उगाही का काम चलते रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2 एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर की छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपये बता
8,80,000 बताकर मामला दबाया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है। मामला एनआईए को नहीं दिया जाता। नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार तो कांग्रेस का नेता है। इस शहर में कभी भी वो कांग्रेस का नेता नहीं रहा। खेल था कि पकड़ा जाए तो कांग्रेस पे बिल फाड़ दो। और जो आलम शेख था, इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई है। हाजी अरफात शेख जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, कुखायत गुंडे को। बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इशू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया। जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया। आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया। और विदेश से खुखाए गुंडे फ़ोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूँ
आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा। रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? जाली नोट का नेक्सस चलता है, जमानत हो जाती है, पैसे कहाँ से आए, कहाँ से, उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाता? क्या हैदर आजम की बीवी का बांग्लादेश का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है कि नहीं? क्या मुन्ना यादव ये कुख्यात गुंडा है कि नहीं? हम तो सवाल देवेंद्र जी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दें। अगर ये झूठ है तो बताएं कि नवाब मलिक मुन्ना यादव के बारे में झूठ बोल रहा है। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल आप ही की अलायंस वाली सरकार है, होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास में है, तो आप रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, जाली नोट का मामला डीआरआई का है। जो एजेंसियां केंद्र की काम करती है उनसे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो, ये जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है, ये भी देखना पड़ेगा। रियाज भाटी का केस अंडरवर्ल्ड से संबंध है, मामले में पाकिस्तान का कोई लिंक एस्टैब्लिश हुआ था जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, और कौन से बेसिस पे आरोप लगा रहे हैं कि मामला रफा दफा किया गया? जब 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंत? क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? और ये योगा योग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। नोट केस का जी, इसके बारे में थोड़ा इलॅबोरेट कीजिए। ते डीआरआयमध्ये ही केस झाली होती। ये मामला डीआरआई में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई, और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी, और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2 एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियां, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां उस व्यक्ति का पूरा स्क्रूटनी करती हैं। अगर जिसके ऊपर लगातार दाऊद इब्राहिम के संपर्क के मामले रहे हों और वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी का आशीर्वाद था, जिसके कारण उस कार्यक्रम के भीतर तक वो गया। दाऊद इब्राहिम का आदमी रियाज भाटी है, आज फरार है। थाना में जितनी उगाही हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाही के कार्यक्रम का हिस्सा था। बहुत सारे मुकदमे खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है। रियाज भाटी के तो और नेताओं के साथ भी फोटो है, पाकिस्तानी पार्टी के नेताओं के साथ भी फोटो है उसके। हमारे साथ कोई फोटो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो हैं। सर, परदेशातून काही फोन येत होते तुमचं असं म्हणणं आहे, आणि पोलीस त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करत होतं. समजू शकेल का ते पोलीस कोण मध्यस्थी करत होते? नाही, त्याच्या बाबतीत काही तपास सुरू आहे, त्याच्यावर मी भाष्य करू इच्छित नाही। सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ठीक है, पर एंड
rightly said कि counterfeit का DRI के पास है, but फिर भी as I earlier also said कि होम मिनिस्ट्री आप ही के पास में है, as in आपकी पार्टी के पास में है, still आप लोग कोई इंक्वायरी जो आप एलिगेशन देवेंद्र फडणवीस पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी तक जो लिमिटेड है वो वाला पार्ट आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट? तो आर यू गोइंग टू राइट टू योर ओन द होम मिनिस्टर हु इज फ्रॉम योर देखिए, मैं अगर इस तरह से चीज़ें करूँगा तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक लोगों को फंसा रहा है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता रहे हैं, देखते हैं कितनी ईमानदारी से चीज़ें फिर शुरू होती है। रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है। सर, रियाज भाटी को पॉलिटिकल लॉबीज बताया जा रहा है और लगभग सारी पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी फोटोज लाइव सारे ग्रुप्स में शेयर की जा रही है उसी के पैरेलल। तो नहीं, देखिए ऐसा है, रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है। सर लेकिन आप लोगों का नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है। तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली, मैं ये नहीं कहना चाहता। किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं। मेरा आरोप है कि 2 पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुख्यात गुंडा, 2 दिन में जमानत हो गई। जमानत तो अदालत से हुई होगी। एक कुख्यात गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा। पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था। सर, उद्धव ठाकरे आणि अनिल देशमुखांसोबत सुद्धा रियाज भाटीचे फोटो आहेत, सध्या ते व्हायरल आहेत. मी फोटोच्या बाबतीत आरोप लावत नाही. बोगस पासपोर्टच्या जो केस आहे 2 दिवसात कसा त्याला सोडण्यात आला. पंतप्रधान यांच्यासोबत स्कूटनी केल्याशिवाय कुणाला जाण्याची परवानगी नसते. हे त्यांना ॲक्सेस देण्यामागे कोण होतं हे माझे प्रश्न आहे. सर, नवाब साहब, ये जो त्यांचे क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, अंडरवर्ल्डशी संबंध नवाब होते साहब, तुम्ही म्हणता आहात, तर त्यांचे अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत देखील फोटो आहेत. तुम्ही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी नाही, फोटोवर मी कधी आरोप लावत नाही. माझ्यासोबत पण कोणी येईल, फोटो काढून जाईल. सार्वजनिक जीवनात लोकांच्यावर फोटो लोक काढताय. मुन्ना यादव हे शासकीय समितीवर अध्यक्ष होते की नाही. हाजी अरफात मायनॉरिटी कमिशनचा चेअरमॅन होता की नाही. आजम हैदर हे मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन होते की नाही. एका पदावर नेमणूक करत असताना पोलिसांकडून रिपोर्ट मागवण्यात येते की नाही. हे सगळं असताना त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, इनाम देण्यासाठी या तिघांना बोर्ड आणि कमिशनचा चेअरमॅन करण्यात आला होता. सर, ज्या पद्धतीने नवाब साहब, क्रूज ड्रग्स जो मामला हुआ है, आशीर्वादानं, हे जे नोटा आहेत, जाली नोटा आहेत, त्या दाबल्या गेल्या. त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीबरोबर शिवसेना सत्तेमध्ये होती. तर ज्या पद्धतीनं देवेंद्र फडणवीसला हे सगळं माहिती होतं, त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना माहिती होतं का, असं तुम्ही माहिती का? मला माहीत नाही. त्यांना नंतर पक्षांतर करून अल्पसंख्याक आयोगाचा अध्यक्ष करण्यात आला. म्हणजे हे लोक यांच्यासाठी काम करत होते हे याच्यातून निश्चित होते. नवाब सर, जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोस्वामी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था. तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया. एक क्रूज़ पे छापेमारी हुई. 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई. सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी. लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे. हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है. व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फ़ोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है. अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज़ को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई. उस क्रूज़ में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई. क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया.
क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का उगाही का काम चलते रहेगा। सर, देखिए, समीर वानखेड़े के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो एनसीबी की विजिलेंस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। यूजुअली पीपल गो फॉर अ सेंट्रल एजेंसी व्हिच इज मतलब जो कि मेन एजेंसी का पार्ट नहीं हुई, आदमी एनसीबी का ही ऑफिसर है और एनसीबी ही इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ आस्किंग फॉर अनदर एजेंसी प्रोबिंग दिस? क्योंकि मुंबई पुलिस मैं फिर बोल रहा हूँ कि 26 मामलों को हमने पत्र लिखा है कि ये जाली मामले हैं। एनसीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भीतर भी जांच करने का उनका अधिकार है, काम है। लेकिन अगर इस शहर में किडनैप करके उगाही का काम चल रहा हो, लगातार मुंबई पुलिस को कंप्लेंट मिल रही है, तो पैरेलली 4 अधिकारियों की कमेटी उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो सच्चाई होगी वही लॉजिकल एंड तक जाएगा। आपने कहा उगाही के लिए बाहर से कौन आता था? इसने कल जब आरोप किया है इंडिकेट किया ये जो मामला है इसको इनकम टैक्स भी कर सकती है और चूंकि इसमें अंडरवर्ल्ड है इसलिए एनआईए भी इसको कर सकती है। और मैं पवार साहब से बात की, आज जो आपने आरोप लगाए आपको क्या लगता है कि जो आपने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार के आपने आज जो आरोप लगाए हैं नहीं, देखिए ऐसा जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ों को निश्चित रूप से जब मैं कुछ कहता हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गृह विभाग को इसकी जानकारी दूँ। निश्चित रूप से मैं गृह विभाग को जानकारी दूंगा। देवेंद्र जी ये बोल रहे हैं कि आपको सीबीआई पीछे लगेगी, कुछ ट्विटर में लिख रहे हैं कि नवाब मलिक आपका जेल इंतज़ार कर रहा है। अगर गुनाह किया होगा तो हम जेल जाएंगे, लेकिन पाउडर के पैसे से अगर एल्बम बनता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही आता पावडरच्या पैशाने अल्बम म्हणताय बोलाय, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आपल्यावर टीका केली। त्यांनी असं म्हटलंय ट्विटरमध्ये की नवाब मलिक फक्त पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि विषय डायव्हर्ट करतात। नवाब मलिक यांना त्यांच्या जावयाला आणि काळ्या संपत्तीला वाचवण्यात येतं। चोर मचाय शोर यांच्या काळ्या संपत्ती काढायची जर वेळ आली तर ते पण आज नाही उद्या काढू। वर्लीमध्ये 200-200 कोटी रुपयाचे फ्लॅट कोणाच्या नावाने आहे, हे सगळं जे बेनामी संपत्ती हा विषय नहीं, नंतर काढू। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। महिलाएं अपना काम करती हैं, मुझ पे कितनी भी उंगली उठाए मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता। मेरे दामाद का क्या मामला है, एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है। काला पैसे का मुझ पे आरोप लगा रही है। काला पैसे का बेनामी संपत्ति की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड़ का फ्लैट है? बीकेसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है? काला धन बेनामी संपत्ति का ही अगर शौक है, ठीक है, शुरू करिए। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि आपका ईडी, सीबीआई, एनआईए जो भी मेरी जांच करानी कराइए, लेकिन जो कागज़ मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी, ये भी मुझे वो आश्वासन दें। सरकार के कार्यकाल में जो कुछ नहीं लिए गए फंड सरकार क्या उसकी जांच? देखिए वो सरकार, मैं आज सरकार की तरफ से प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मेरी लड़ाई नाइंसाफ़ी, लोगों को बेगुनाहों को जेल में डालना, उगाही का मामला, इसको लेके सरकारी बात आगे करेंगे। धन्यवाद। या चित्रपटाचे तुम्ही एकटेच लढत आहात असं सुद्धा बोललं जात आहे, पण विलन नेमके किती आहेत? विलन तर आता चंडाल चौकडी आहे, ते चंडाल चौकडीच्या विरोधात मी लढतोय।
हाईकोर्ट में आपने कहा सर कि बाहर से उगाही के लिए फोन आते थे, थाने में उगाही होती थी, रियाज भाटी उसमें इन्वॉल्व था, किसका फोन आता था? नहीं देखिए, अभी आज कुछ जांच चल रही है। अगर सारी चीज़ें मैं कहूँगा तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि मंत्री बोल रहा था और ये प्रेजुडिस होके हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें अगर पुलिस विभाग में जांच के दायरे में है तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। तो 7 वर्ष होता प्रोबेशन पिरियड, नाही 7 वर्ष होता ठीक आहे, नंतरचे 7 वर्ष हे म्हणजे का 7 वर्षभर माझा आक्षेप नाही आहे, पण आता नंतरचे 7 वर्ष या मुंबईत कसं आहे त्याच्यावर आक्षेप आहे। देखिए, मेरे खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को इस देश में शिकायत करने का अधिकार है। कोई कहता है कि नवाब मलिक पे एट्रोसिटी लगा दो, मैंने कोई ऐसे बात आपत्तिजनक नहीं की कि किसी की जाति को लेके आपत्तिजनक मैंने बात की हो। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़े का सवाल हमने उठाया। हमने जो बातें की उसको लेके बहुत सारी जांच आगे बढ़ रही है। लोग मुझे बोलने पे रोक लगे, इस तरह से हाईकोर्ट में PIL भी फाइल हुआ था। फिर कुछ परिवार के लोग गए, इंटरिम रिलीफ मांगी कि इन्हें बोलने पे रोक लगाया जाए। उसका जवाब दाखिल करने के लिए वहाँ हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट में हमने अपना हल्फनामा दायर कर दिया है। आज शायद उस पर सुनवाई होगी। कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चला रहा है तो ये न्यायालयीन लढाई है, निश्चित रूप से हम लढेंगे। सर, ज्या पद्धतीनं हे आता आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत, केस एका साईडला आहे ड्रग्ज प्रकरणाची आणि त्याची चौकशी एजन्सीज करतायत। आता हे वैयक्तिक पातळीवर उतरलं असं तुम्हाला मी अजिबात वैयक्तिक पातळीवर जात नाही। मी सुरुवातीपासून बोलतो, रविवारी पण बोलला होता की ही लढाई अन्यायाच्या विरोधात आहे। मी या अन्यायाच्या विरोधात लढत असताना जे लोक निष्पाप लोकांना गुंतवत आहे, जी लोक खंडणी वसूल करत आहे, त्यांच्या पाठराखण करू नये। मी मागच्या रविवारी हे आवाहन केलं होतं, तरी त्यांना वाचवण्यासाठी लोक समोर येत असतील तर मग मला बोलावं लागतं है। ये हाइड्रोजन बम था, ये हाइड्रोजन बम अभी बचा है। कुछ बहुत सारे बम हैं, लड़ाई कैसे आगे जाती देखेंगे, कुछ विधानसभा में भी फोड़ेंगे। धन्यवाद।